नासिर फराजी, मैं और हमारे दूसरे साथी हर तरह से अब एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। कभी कभी शैतान मेरे दिमाग में आ घुसता था और मैं सोचता था कि मैं अपनी पुरस्कार क़ुव्वतों को सही तौर पर इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मैं तो कुछ से कुछ बन सकता हूँ, मैं वो ज़िंदगी नहीं गुजार रहा जो मुझे गुजारनी चाहिए। बहरहाल ये एहतियात मेरे लिए बड़ी अहमियत के हामिल थे। काफ़ी दिन गुजर गए थे और मैं बोर हो रहा था। नासिर फराजी भी बोर हो रहा था। कहने लगा, यार ऐसा लगता है जैसे हमारा कारोबार बंद हो गया है। बहुत दिन से कोई क्लाइंट मिला ही नहीं। तुम्हें किसी शय की ज़रूरत है? मैंने कहा, नहीं, लेकिन ज़िंदगी में अगर जिद्दोजहद और तहरीक ना हो तो ज़िंदगी बेमानी होती है। इंतज़ार करो, मुमकिन है कोई नई कहानी दबे कदमों हमारी तरफ बढ़ रही हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा कहना बिल्कुल ठीक था। कहानियों के बाज़ार में भला कहानियों की क्या कमी। और फिर मुश्किलात में घिर कर सहारे तलाश करना तो इंसान की फितरत है। वो भी किसी मुश्किल में घिरा हुआ हमारे पास पहुँचा था। तुम लोग वाकई कुछ रूहानियत रखते हो या सिर्फ लूट मार करने बैठे हो? इसने बदतमीज़ी से कहा। नासिर फराजी तो सुरख हो गया, लेकिन मैंने हलीमी से कहा, ये तो ख़ुद तुम्हें फ़ैसला करना चाहिए ना कि अगर हमें लुटेरा समझते हो तो बेहतर होगा कि ख़ुद को लुटने से बचा लो। मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाया तुमने? उसने कहा। तुम बीमार हो और किसी बीमार की बात का बुरा क्या मनाया जाए? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम मेरी बीमारी का इलाज कर सकते हो। कोशिश करेंगे, मैंने कहा। मैं अपने माजी में डूब गया हूँ। मेरा माजी मेरा दुख है। ज़रूर होगा, दिल चाहे तो हमें अपना दुख बताओ, मैंने हमदर्दी से कहा। और वो माजी में डूब गया। फिर गर्दन उठाकर बोला, माजी भी एक अनोखी कहानी होता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा दूर जाने को दिल नहीं चाहता। इंसान तन्हा हो, कुछ भी हो सकता है। मैं भी तन्हा था, न जाने मेरे साथ कुछ होगा। पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी कर रहा था। किसी ने जुर्म किया और मैं फंस गया। साहिब जुर्म बच गया और कानून ने मुझे सज़ा दी, और वो भी पूरे 4 साल की। मुकदमा चला, जेल पहुँच गया। लेकिन इंस्पेक्टर अली रहमान ने जेल जाने से पहले भी कहा था कि सिकंदर, मैं जानता हूँ तुम मुजरिम नहीं हो। सर मैं क्या करूँ? मैंने कहा। तुम कुछ कर सकते हो ना मैं। अलबत्ता एक बात मैं कहना चाहता हूँ। उसने कहा। जी, मैंने कहा। जेल से छूटो तो मुझसे ज़रूर मिलना। क्या फ़ायदा? मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम आदि मुजरिम न बनो। सर ये तो कोई बात न हुई। मुझे नाकर्दा गुनाह की सज़ा से बचाइए। अफसोस, काश मैं ऐसा कर सकता, इंस्पेक्टर ने कहा। जेल गया, 4 साल काटे और बाहर की दुनिया में आ गया। अजीब हो गई थी ये दुनिया। इंस्पेक्टर अली रहमान को तलाश किया गया। उन्होंने पहचान लिया था। मिलकर खुश हुए और बोले, क्या कर रहे हो आजकल? फ़ैसला, मैंने कहा। क्या फ़ैसला? यही कि एक सादा लो इंसान अगर जुर्म की दुनिया में लाया जाए तो इसका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए। बुराइयों के रास्ते खुले हुए हैं और नेकियों के दरवाजे बंद हैं। जेल में लोगों ने बहुत सी उस्तादियाँ सिखा दी हैं। आजमाना नहीं चाहता, लेकिन अब हालात मजबूर कर रहे हैं कि कुछ किया जाए। कोई नौकरी नहीं मिली? नहीं। किस किस्म की मुलाजमत पसंद करोगे? महकमा पुलिस में भर्ती करा दीजिए, मैंने हंस कर कहा। और वो भी हंस पड़े। फिर बोले, तुम ज़हीन और तेज़ आदमी हो, पढ़े लिखे भी हो। महकमा पुलिस ही से मुतल्लिक कोई काम तुम्हारे सुपुर्द कर दिया जाए तो करोगे? गौर करके जवाब दो। काम दिलचस्प और जहानत का है और मेरा दिल चाहता है कि तुम पर एतमाद कर लूँ। एक तजुर्बा ही सही, आर्जी मुलाजमत है। तनख्वाह 2000, मुआहदा 5 माह, पूरी तनख्वाह एडवांस। लाइए, मैंने हाथ फैला दिए। मैंने मजाक नहीं किया। यूँ लगता है जैसे मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। कुछ उलझ कर उन्होंने कहा। 1 मिनट बैठो, मैं आया। वो अपनी जगह से उठ गए और मैं इंतज़ार कर रहा था। फिर वापस आकर अली इमरान ने 10,000 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। मैं हैरान निगाहों से इन्हें देखने लगा तो वो बोले, तुम्हें संजीदा होना है। मुझे क्या करना है? मैंने भुलाए हुए लहजे में कहा। कोई गैर कानूनी काम, 100% कानूनी ख़तरात से महफूज, बशर्तिया कि तुम खुद कोई ख़तरा मोल लेना पसंद न करो। देखो सिकंदर, एक ऐसा केस मेरे पास है जो अभी पुलिस केस नहीं बन सका, लेकिन कुछ हिदायत के तहत मुझे इस पर काम करना है। मैं उलझन में था कि क्या करूं। अचानक मुझे तुमसे काम लेने का ख्याल आया है। मामला दिलचस्प है और तुम्हें इस काम में लुत्फ़ आएगा, लेकिन देखो गैर कानूनी रास्तों पर न निकल जाना। कानून फौलाद है, ज़्यादा मजबूत होता है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और फिर मेरी नसीहत है कि बुराई के रास्ते खूबसूरत ज़रूर होते हैं, लेकिन इनका इख्तिताम दर्दनाक होता है। मैं जानता हूँ, मैंने कहा। खुदा को हाजिर व नाजिर जान कर कहो, किसी भी हालत में ये न ज़ाहिर करोगे कि मैंने तुम्हें इस काम पर मामूर किया है, और जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाएगा इसे दयानतदारी से सर अंजाम दोगे। एक गुंजाइश दें, मैंने कहा। क्या? उन्होंने कहा। काम की नौइयत मालूम होने के बाद मैं अगर इसे करना पसंद न करूं तो ये 10,000 आपको वापस करके ख़ुद भी वापस जा सकता हूं। हाँ,
लेकिन इन मामलात को मेरी अमानत तस्वर करोगे और इस गुफ्तगू को अपनी ज़ात से आगे न बढ़ाओगे। मैंने वादा किया और फिर वो अल्फाज दोहराए जो अली रहमान ने कहे थे। उन्होंने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी और मैंने कहा, क्या आपको मुझ पर यकीन है कि मैं ये काम कर लूँगा? 100% उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। क्यों? पता नहीं, उन्होंने मेरे ही अंदाज में कहा और मुझे हंसी आ गई। फिर हम संजीदा हो गए। अली रहमान ने कहा, इसका नाम ग़ुलाम गौस है, डिफेंस में कोठी नंबर 709 में रहता है। इसका दफ्तर स्क्वायर में 2 मंजिला है, कमरा नंबर 90, 11 बजे से 2 बजे तक मिलता है। तुम इसके दफ्तर जाओगे और हाँ, क्या तुम ड्राइविंग जानते हो? अच्छी तरह, मैंने कहा। लाइसेंस है? था, मेरे सामान के साथ गुम हो गया। क्या मतलब, कैसे? वो चौंक कर बोले और मैंने इन्हें पूरी कहानी सुना दी, जिस पर उन्होंने एक ठंडी सांस भरकर कहा, तुम्हारा ये नुकसान भी पूरा किया जाएगा। इसकी बात न करें अली रहमान, मेरे नुकसानात तो बहुत ज़्यादा हैं। आज़ाद ज़िंदगी के 4 साल मुझसे छीने गए हैं, जबकि कोई गुनाह नहीं किया गया था। मेरी शख्सियत का वक़ार छिन गया है, मेरी हैसियत मसख़ हो गई है और अब मैं एक सज़ा याफ्ता आदमी हूँ। मुझे इसका रंज है। काश मैं ये सब कुछ दे सकता, लेकिन खैर छोड़ो, लाइसेंस का मसला भी हल कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें ग़ुलाम गौस के बारे में बता रहा था। तुम्हें कल 12 बजे इसके पास जाना है। इसे एक ड्राइवर की ज़रूरत है। तुम इसके यहाँ नौकरी करोगे। ड्राइवर की? हाँ, इसमें हतक न महसूस करना, ये एक सरकारी काम है। तुम इसे कहोगे कि तुम्हें सुल्तान अहमद ने भेजा है, बस इतना कह देना काफ़ी है। वो मुझसे सुल्तान अहमद के बारे में पूछेगा। बिल्कुल नहीं, बस ये नाम काफ़ी है। फिर क्या करना है? वो तुम्हें अपनी कोठी पर ही रखेगा। इस कोठी की हालत पर गहरी निगाह रखनी है। ग़ुलाम गौस खान तुम पर एतमाद करेगा, मगर तुम इस पर एतमाद नहीं करोगे। वो जो कुछ कहेगा इस पर गौर करोगे, फिर अमल करोगे। कोई गैर कानूनी काम नहीं करोगे और इसकी इतला मुझे दोगे, या वहाँ से कोई बात मालूम हो तो मुझे इसकी इतला दोगे। मज़ीद तफसीलात मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। वहाँ कोई जुर्म हो रहा है? मैंने कहा, बज़ाहिर नहीं, लेकिन हो सकता है। तुम पर इसे रोकने की जिम्मेदारी आयद नहीं होती। हाँ, अगर सूरत हाल इल्म में आ जाए तो मुझे आगाह करना ज़रूरी है। ठीक है, काम दिलचस्प है, लेकिन बाद में इस जुर्म का ज़िम्मेदार मुझे न करार दिया जाए। मैंने पहले भी ऐसा नहीं कहा था। तुम ना तजुर्बेकारी में गिरफ्त में आ गए थे, मगर अब तुम ना तजुर्बाकार नहीं हो। मैं गर्दन झुकाकर सोचने लगा। जो होना था वो हो चुका था और मेरी कोशिश से वो लम्हात वापस नहीं आ सकते थे जिनमें मैंने एक सुनहरे दौर के ख्वाब देखे थे। अब तो इन हसीन लम्हात के सुलगते खंडर मेरे सामने थे और मैं जीना चाहता था। एक बेकसूर नौजवान था मैं, जिस पर जुर्म मुसल्लत कर दिया गया। मैं मौत की आरजू क्यों करूं? चुनाचा मैं तैयार हो गया। ड्राइवर की तनख्वाह भी मिलेगी? मैंने कहा। ज़ाहिर है, अली रहमान ने कहा, और यह नौकरी मुझे यकीनन मिल जाएगी। यकीनन? तब फिर ये तनख्वाह मेरे हक़ में नहीं थी। आप ये रकम वापस ले लें। मैंने 10,000 रुपये अली रहमान के सामने डाल दिए और वो मुस्कुराने लगे। फिर बोले, नहीं मिस्टर सिकंदर, दर हकीकत तुम ड्राइवर नहीं हो। तुम्हारा असल काम वो है जो एक पुलिस अफसर की तरफ से तुम्हें दिया गया और इसकी तुम्हें तनख्वाह दी गई है। ड्राइवर की तनख्वाह काम के दौरान होने वाली आमदनी तस्वुर कर सकते हो। तब मैं इसमें से 1,000 रुपये रख लेता हूँ, बाकी 9,000 रुपये मेरी अमानत। वैसे भी ड्राइवर की नौकरी के लिए जाने वाले के पास 10,000 रुपये की खतीर रकम नहीं होनी चाहिए। डेविस स्क्वायर की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 9 में दाखिल होकर मैंने हैरत भरी नज़रों से वहाँ के माहौल को देखा। बड़ा सा हॉलनुमा कमरा था। दीवारों पर नफीस लकड़ी का काम किया गया था। बेहतरीन मेज़ें और कुर्सियाँ पड़ी थीं। सामने एक गिलास कैबिन बना हुआ था, जिस पर एक कुर्सी पर कोई नज़र आ रहा था, लेकिन पूरा हॉल खाली था। यूँ लगता था जैसे पूरा स्टाफ छुट्टी पर गया हुआ है। मैं झिझकते हुए ग्लास कैबिन की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोला। दुबले पतले जिस्म का एक अधेड़ उम्र शख्स कीमती कुर्सी पर नीम मुर्दा कैफियत में पड़ा हुआ था। इसकी आंखें बंद थीं और वो गहरे सांस ले रहा था। अजीब घपला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चंद लम्हात परेशान खड़े रहने के बाद मैं ज़ोर से खंगारा और नीम मुर्दा शख्स उछल पड़ा। इसने आंखें खोलकर खौफज़दा नज़रों से मुझे देखा और फिर संभल कर बैठ गया। इसका सांस दमे के मरीज़ों की तरह चल रहा था और हलक से एक बारीक सी आवाज़ निकल रही थी। मैं हमदर्दाना निगाहों से इसे देखने लगा। यूँ लग रहा था जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बोल ना पा रहा हो। फिर इसकी निगाहों का ज़ाविया तब्दील हुआ और वो एक तरफ देखने लगा। मेरी निगाहें गैर इरादी तौर पर उठ गईं। वहाँ पानी का कूलर और गिलास रखा हुआ था। मैं फ़ौरन इस तरफ बढ़ा और मैंने कूलर से पानी भर कर पेश किया। इसने कांपते हाथों से लिया और पानी पीने के बाद इसका सांस एतदाल पर आने लगा। इसने मुझे सामने बड़ी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। आप बीमार हैं जनाब? मैंने नरम लहजे में पूछा।
हाँ हाँ, इसने आखिरी गहरी सांस ली और फिर बेहतर नज़र आने लगा। शुक्रिया, तुम कौन हो? मेरा नाम सिकंदर ख़ान है और मुझे सुल्तान अहमद ने आपके पास भेजा है। ओह, मगर मुझे तो ड्राइवर दरकार है, मैं इसी मुलाजमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने कहा, तनख्वाह 1800 रुपये होगी, इसके अलावा रिहाइश और खाना 24 घंटे साथ रहना होगा। कोई एतराज़ है? नहीं, मैंने कहा। ये चाबी है, ब्लैक एकॉर्ड नीचे लॉट पर खड़ी है, मुझे 2 बजे घर वापस जाना होगा। जी सर, मैंने कहा। सर नहीं, ग़ुलाम गौस खान। बेहतर, मैंने चाबी संभाली। नौकरी कबूल करने के बाद मुझे इसके सामने कुर्सी पर बैठने का हक़ नहीं था। कोई और हुक्म गौस साहब? नहीं, उन्होंने कहा और मैं नीचे उतर आया। सब कुछ हैरत अंगेज़ नज़र आया। इसने मुझसे मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा था। इंस्पेक्टर अली रहमान ने भी यही कहा था, मगर ये सब कुछ पुरस्कार था। एकॉर्ड नए मॉडल की और शानदार थी। मैंने इसका जायज़ा लिया और कपड़ा निकाल कर इसे झाड़ने लगा। काफ़ी गंदी हो रही थी, जैसे इसे अरसे से साफ़ न किया गया हो। इसमें टेलीफोन भी मौजूद थे। अपने काम से फारिग होकर मैं अंदर बैठ गया। दिमाग उलझनों का शिकार था और तो कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। इंस्पेक्टर अली रहमान ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया था। इसके अलावा ख़ुद मैं भी इतना अहमक नहीं था कि सूरत हाल से मगलूब हो जाता, लेकिन ये सारी चीज़ें किसी कदर हैरानी का बाइस थी। आखिर इस फर्म का स्टाफ कहाँ गया? वह बीमार शख्स तन्हा वहाँ क्यों बैठा हुआ था? यही उलझनें थीं। ये भी सोच रहा था कि इंस्पेक्टर अली रहमान को इस शख्स के घर में किसी किस्म का जुर्म होने का खदशा था। फिर यह सोचकर अपने आप को मुतमईन कर लिया कि चंद लम्हों में हर बात तो समझ में नहीं आ जाती। रफ्ता रफ्ता ही सूरत हाल का अंदाज़ा हो सकेगा। गालबन 2 बजने में 10 मिनट रह गए थे जब मुझे टेलीफोन पर इशारा मौसूल हुआ और मैंने जल्दी से टेलीफोन रिसीव किया। इसी की आवाज़ थी, ऊपर आ जाओ, दफ्तर बंद होने का वक्त हो गया है। कार का दरवाज़ा लॉक करके मैं फुर्ती से ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। वो दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। चाबी मेरे हाथ में देकर बोला, ताला लगा दो। मैंने बरक रफ्तारी से इसकी हिदायत पर अमल किया और दफ्तर का ताला बंद करके वापस मुड़ा तो इसने चाबी वसूल करने के लिए हाथ फैला दिया। पहले की निस्बत अब कुछ बेहतर नज़र आ रहा था। नीचे उतरा तो मैं इसे तेज़ी से आगे बढ़ा और कार का दरवाज़ा खोल दिया। वो खामोशी से कार की सीट पर बैठ गया और भुर्राए हुए लहजे में बोला, डिफेंस। इंस्पेक्टर अली रहमान मुझे इसकी रिहाइश गाह के बारे में बता चुके थे। मैं इसका रास्ता जानता था और इससे पहले भी 1-2 बार इस सिमत से गुजरा था और अंदाज़ा था कि ये अमीर लोगों की रिहाइश गाहें हैं। मैं वहाँ दाखिल हुआ तो इसने कोठी नंबर 709 के बारे में बताया। ये एक आलीशान कोठी थी। मैंने कार खुले दरवाजे से अंदर ले जाकर खड़ी कर दी। वो दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर खुद ही नीचे उतर आया और फुर्ती से बाहर निकल गया। तुमने क्या नाम बताया था अपना? इसने उंगली उठाकर मुझसे पूछा। सिकंदर खान। हाँ ठीक है, आओ आओ मेरे सामने आओ, इसने कहा और इसके साथ वो अंदर दाखिल हो गया। कोठी के सदर दरवाजे के सामने 4 सीढ़ियाँ थीं। इन सीढ़ियों पर चलते हुए इसके कदम कई बार कांपे। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और इसके साथ चलता हुआ एक हॉल में दाखिल हो गया। सामने दीवार पर एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी सिंदड़ी लगी हुई थी। इसने मदम लहजे में कहा, मेरी बीवी इस वक्त आराम कर रही होगी, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी रिहाइश गाह दिखा दूँ। रहदरी के आखिरी सिरे पर जो है वो तुम्हारे लिए है। मैं कमरे में दाखिल हो गया और कमरे को देखकर हैरान रह गया। खासा बड़ा कमरा था। कुर्सियाँ सोफ़े वगैरह पड़े हुए थे। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। एक कोने में एक टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। दूसरे कोने पर टेलीविज़न सेट भी पड़ा हुआ था। गर्ज ये कि यह कमरा किसी ड्राइवर के लिए मालूम नहीं होता था। मैंने फटी आंखों से इसे देखा तो वो बोला, हाँ यहाँ कोठी में सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है, लेकिन तुमने देख लिया है कि मैं किस कदर बीमार हूँ, चुनांचे तुम्हें यही रहना होगा ताकि मेरी ज़रूरत के मुताबिक मेरे पास पहुँच सको। जी वो साहब, मैंने आहिस्ता से कहा और गर्दन खम करके बाहर निकल गया। मैं हैरान निगाहों से कमरे का जायज़ा ले रहा था। फिर मुझे हंसी आ गई। आलम ख्वाब में भी मैंने कभी ऐसी रिहाइश गाह का तसव्वुर नहीं किया था और ये सोच कर खुद ही हंस पड़ा कि ये ज़िंदगी कम अज़ कम मेरे जैसे किसी शख्स के लिए नहीं हो सकती। लेकिन अब मैं ऐसे ही एक शानदार कमरे में था। अगर कोई मुझसे मिलने आए तो मेरी हैसियत से मरूब हो जाए, लेकिन यहाँ मेरी हैसियत एक ड्राइवर की थी। अगर अली रहमान साहब ये न बता देते कि ये सब कुछ आर्जी है और कुछ अरसे के बाद मुझे वापस जाना है, तो मैं यकीनी तौर पर दिल ही दिल में ये आरजू करता कि ड्राइवर की ही सही ये नौकरी अगर मुझे मुस्तकिल मिल जाए तो मेरी खुशबख्ती है। इतनी शानदार कार में सफ़र करना, इतने आला दर्जे की कोठी में रहूँगा। जाहिर है कि इस रिहाइशगाह के दूसरे लवाजमात भी ऐसे ही होंगे। मैं एक सोफ़े पर बैठ कर ये सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है,
अचानक ही सब कुछ मिल गया था। जाहिर है कपड़ों की ज़रूरत भी होगी। 1000 रुपये मेरे पास मौजूद थे, जिनमें चंद जोड़े कपड़े आ सकते थे। इसके अलावा 9000 रुपये अली रहमान के पास मौजूद थे और वो इन्हें देने में संजीदा नजर आ रहे थे। चुनाचा आर्जी ही सही, लेकिन इस हसीन ज़िंदगी से फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। अपने जहन से सब कुछ खुरच दिया जाए और ये देखा जाए कि इस कोठी में क्या कुछ हो रहा है। हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल बन जाए जिसकी बिना पर मुझे यहाँ मुस्तकिल रहाइश मिल जाए। जहन में जुर्म का कोई तसव्वुर नहीं था और फितरतन भी मैं मुजरिम नहीं था। मेरे साथ जो कुछ हुआ था वो आपके सामने आ चुका है। मज़ीद के अगर ज़िंदगी कोई बेहतर सहारा न देती तो शायद बुराइयों के रास्ते पर ही निकल जाता, क्योंकि बहुत से उलूम का फ़नकार बन चुका था, लेकिन ऐसे किसी काम के लिए दिल नहीं चाहता था। अजनबी लेकिन इंतहाई खूबसूरत जगह पर वक़्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ। फिर चौंका और दीवार पर लगी हुई घड़ी में वक़्त देखा तो 4:45 बज चुके थे। बहुत वक़्त गुजर गया था और अभी तक मेरी तलबी नहीं हुई थी। जाहिर है कोठी के मकीन आराम कर रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ कमरे में बैठे बैठे वक़्त गुजारना एक नामुनासिब सी बात है। बाहर निकल कर देखा तो जाए कि माहौल कैसा है, कितने लोग यहाँ रहते हैं। जब कोठी में दाखिल हुआ था तो यूँ लग रहा था जैसे कोठी में कोई ना हो। चौकीदार भी नहीं था और गेट खुला पड़ा था। कोई भी शख्स बआसानी इस कोठी में दाखिल भी हो सकता था।